अर्चना के दोनों बेटों की शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी और उसकी दोनों बहू छत पर बिना किसी पर्दे के कपड़े सुखा रही होती हैं और ये सब कुछ अर्चना की पड़ोसन शोभा देख लेती है और अर्चना के पास आकर उससे कहती है, अरे अर्चना, अभी तुम्हारी बहू को ससुराल में आए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और वो बिना पर्दा के छत पर कपड़े सुखा रही है। तो क्या हो गया शोभा, मेरी बेटी भी तो बिना किसी पर्दे के बाहर घूमती है। जब मैंने बेटी पर कभी रोक टोक नहीं किया तो बहू पर कैसे करूं? अरे अर्चना, तू तो सच में बड़ी भोली है, मुझसे भी नहीं सीख रही। मैंने अपनी बहू पर कभी पाबंदी नहीं लगाई, इसीलिए मेरी बहू मेरे बेटे के साथ मुझे ही छोड़कर चली गई। अगर ऐसे ही तू अपनी बहू को खुला रखेगी तो वो भी तुझे तेरे बेटे से दूर कर देगी। बहू बेटी में फर्क होता है, बहू जितना पर्दे में रहे उतना अच्छा। आखिर घर की इज्जत हमारी बहू ही होती है ना। इतना बोलकर शोभा वहां से चली जाती है और अर्चना के दिमाग में उसकी बातें बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद अर्चना की दोनों बहू नीचे आती हैं तो वो अपनी बहू से कहती है, बहू, ये तुम दोनों का मायका नहीं ससुराल है और ससुराल में बहुएं पर्दे में रहती हैं, इसलिए अब से छत पर जाओ या बाहर जाओ तो पर्दे करके ही जाना। माँ जी, आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला, पर अगर आप चाहती हैं तो ठीक है, हम जब भी बाहर जाएंगे, जब छत पर या बाहर, तो पर्दा करके ही जाएंगे। निहारिका अपनी सास का दिल रखने के लिए उसकी बात मान जाती है। अब दोनों बहुएं जब भी छत पर जाती हैं, घर से बाहर जाती तो पर्दा कर लेती। ऐसे ही एक दिन जब निहारिका और निकिता अपने पति के साथ बाहर जाती है, शोभा अर्चना के घर आती है। अरे अर्चना, तूने अपनी दोनों बहू को अपने बेटे के साथ बिना पर्दे किए भेज दिया। अरे पहले बात तो ये कि तुझे अपनी बहू को बेटों के साथ घूमने ही नहीं देना चाहिए। मैं भी अपनी बहू को अपने बेटे के साथ घूमने देती थी, इसलिए देख आज मुझे ही छोड़कर चली गई। पर मैं कर भी क्या सकती थी? अरे तू साथ है, सब कुछ तेरे ही हाथों में है। अब जब रात को घर आई तो दोनों को अच्छे से सुनाना। एक बार फिर शोभा अर्चना को भड़काकर वहां से चली जाती है और रात को जब शोभा की चारों बहू बेटे घर आते हैं तो अर्चना अपनी दोनों बहू को सुनाने लगती है, बहू, मैंने तुम दोनों से कहा था ना, घर से बाहर जाओ तो पर्दा कर लेना। पर माँ जी, हम तो घर के बाहर अपने पति के साथ ही जा रहे थे। तो क्या हुआ, अगर पति के साथ घर के बाहर जा रही हो या फिर घर में रहो या बाहर, तुम्हें पर्दा करके रखना है। घर में भी तुम्हारे जेठ तेवर हैं। निहारिका, हल्का सा घूंघट ही तो करना है, कर भी लो, क्या ही बहस करना। अपने पति के कहने पर दोनों बहुएं घूंघट कर लेती हैं और तभी वन पीस में उसकी नंद पायल आती है और ये देख दोनों बहू को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, बहू बेटी में इतना फर्क, बेटी वन पीस पहनकर घूम रही है और बहू पर्दे में। देखा आज ना, बहू को पर्दे में रखने का नतीजा, कैसे तुम्हारी बेटी पर उंगली उठा रही है। बहू, पायल इस घर की बेटी है, कल को उसकी शादी होगी तो वो भी ससुराल में जाकर घूंघट ही करेगी और वो तो सिर्फ 4 दिन की मेहमान है। कल को शादी करके किसी और के घर में जाएगी, पर तुम तो इस घर की इज्जत हो। इतना बोलकर अर्चना अपनी बेटी के साथ अंदर चली जाती है, जिस वजह से दोनों बहू का मूड खराब हो जाता है। अब इसी तरह अर्चना हर समय अपनी दोनों बहू को पर्दे में रखती, जिससे दोनों बहू परेशान होने लगती हैं और अपने पतियों से लड़ती हैं। सूरज, बहुत हो गया, अब मुझसे और घूंघट में नहीं रहा जाता। अगर माँ जी हमें पर्दे में रखकर ये सोचती है कि हम उनसे दूर नहीं होंगे तो उन्हें समझा दो, वो पर्दा ही वजह बनेगा उनके बेटों को उनसे दूर करने का। अरे इसमें माँ की या मेरी क्या गलती है? यहाँ की सारी बहू एक पर्दे में ही रहती हैं, शायद इसीलिए माँ भी तुम्हें पर्दे में रहने को कह रही है। बस कुछ ही दिन की बात है, कर लो, उसके बाद में माँ से बात कर लूंगा। जहां अब दोनों बहू पर्दे की वजह से परेशान होने लगती हैं तो वहीं पायल छोटे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाती हैं। माँ, मैं 8 बजे से पहले घर नहीं आऊंगी, पार्टी में जा रही हूँ। आपका ठीक है नंदन जी, आपने शादी नहीं की, अच्छे से लाइफ जी रही हैं। एक हमें देखो, शादी के बाद हमारी जिंदगी खराब हो गई है। हर समय पर्दे में रहो और यहाँ तक कि अपने पति के साथ भी घर से बाहर निकलो तो पर्दे में ही रहो। भाभी, आप कुछ भी कह लो, माँ आपकी कभी नहीं सुनेंगी, क्योंकि माँ की सोच पुराने जमाने की औरतों की तरह नहीं है और आपकी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए तो मुझे शादी नहीं करनी। सही कह रही हो पायल तुम, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? शादी के बाद भी पर्दा ही हमारी जिंदगी है। भाभी, माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ हमारी पड़ोसन उसकी वजह से ही हो रहा है, वही आकर माँ को भड़काती है। निहारिका की यह बात सुनकर दोनों बहू परेशान हो जाती हैं और समय यूं ही बीतता है और एक दिन दोनों बहू घर में काम कर रही होती हैं। तभी वहां शोभा आती है और दोनों बहू को बिना पर्दे में देखकर एक बार फिर अर्चना के कान भरना शुरू कर देती है। अर्चना, तुमने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है। मैंने भी इसी तरह अपनी बहू को छूट दे रखी थी। मेरी बहू भी ना घर में पर्दा करती थी, ना ही बाहर पर्दा करती थी, पति के साथ घूमती थी, इसीलिए तो मेरे बेटे पोते को वो मुझसे दूर लेकर चली गई।
अगर तुम भी ऐसे ही रखोगी तो तुम्हारे बेटे भी दूर हो जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे जैसी गलती न दोहराओ तो बहू को घर में भी पर्दा करने को कहो। तुम सही कह रही हो। अब मैं जब भी इन्हें पर्दे के लिए कहूंगी तो ये दोनों मुझे सुनाना शुरू कर देती हैं। ये दोनों मेरी सास बने इससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं इनकी सास हूँ। धीरे धीरे अर्चना शोभा की बातों में आ जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अर्चना अपने दोनों बहू पर काफी पाबंदी लगाने लगती है, जिस वजह से दोनों बहू बहुत परेशान हो जाती हैं। और एक दिन शोभा आंटी बहुत माँ जी को भड़काती हैं। पायल बिल्कुल सही कह रही है, ये सारा किया धरा इन्हीं का है। अब पता लगाना ही होगा आखिर उनके बेटे बहू इन्हें छोड़कर क्यों गए हैं। ये तो तभी होगा जब उनके बेटे बहू यहाँ आएंगे। एक काम करते हैं, कल तुम सब्जी लेने के लिए चली जाना और मैं उनके बेटे बहू को लेकर आऊंगी। शोभा की पोल खुलने के लिए अगले दिन निकिता सब्जी लेने के लिए जाती है और हाथों में सामान ज्यादा होने की वजह से पर्दा नहीं कर पाती। और जब घर आती है, ले देख लो अर्चना, अपनी आंखों से एक बहू सब्जी लेने के बहाने बाहर गई थी और दूसरी बहू घूमने के बहाने, वो भी बिना पर्दे के। मैंने अपनी बहू को जॉब करने दिया, बाहर आने जाने दिया तो मेरी बहू हाथ से निकल गई। इस तरह तुम्हारी बहू भी हाथ से निकल रही है। बहू मैंने तुम्हें कहा था ना कि पर्दे में रहना, फिर तुम बिना पर्दे की सब्जी लेने के लिए कैसे गई? माँ भाभी के हाथों में इतना सारा सामान है, आप उन्हें डांट रही हैं सिर्फ पर्दे के लिए। तू चुप कर। अर्चना अपनी बहू को डांट रही होती है कि तभी निहारिका, शीतल और निखिल के साथ वहां आती है। और ये सब देख निखिल अर्चना से कहता है, माफ करना आंटी, पर मुझे आपके घर के हालातों के बारे में पता चला। आप मेरी माँ की बातों में मत आइए। मेरी बीवी काम करती थी और अपनी पूरी सैलरी नहीं देती थी, पर मेरी माँ नहीं चाहती थी कि वो काम करे और अपना मायका देखे, क्योंकि मेरी सास बीमार रहती थी तो वो कभी कभी अपने मायके चली जाती थी। इसलिए उन्होंने मेरी बीवी का जीना हराम कर दिया। बस यही वजह है कि आखिर में मुझे अपनी बीवी बच्चे के साथ घर छोड़कर जाना पड़ा ताकि उन्हें अकल आए। पर अब लगता है कि ये अपने घर की तरह लोगों के घर भी बिगाड़ने पर तुली हैं। आंटी जी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू बेटी आपके साथ रही और शांति रही तो मेरी माँ की बातें सुनना बंद कीजिए और बहू को पर्दे में रखना बंद कीजिए। शोभा के बहू बेटों की बात सुनकर अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों बहू से माफी मांगती है। माफ करना बहू, शोभा की बातों में आकर मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर पता नहीं मैं कभी शोभा को जान क्यों नहीं पाई और मैंने कभी ये सब क्यों नहीं सोचा। कोई बात नहीं माँ जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। हम फिर से एक साथ पहले की तरह रहेंगे। और शोभा, तुम आइंदा से मेरे घर मत आ जाना। तुमने जो किया वो बहुत गलत था और तुम चाहती थी कि वही मैं भी करूं, पर सही समय रहते मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह अर्चना शोभा को अपने घर से निकाल देती है और अपने बहू के बेटे के साथ फिर से पहले की तरह रहती है। आज का ये मशरूम ब्रोकली सूप काफी अच्छा बना है ना? सूप काफी अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि इसे हम अपने होटल के मेन्यू में भी ऐड करवा देते हैं। क्यों जितेंद्र जी, सही कहा ना मैंने? पापा मम्मी आपसे कुछ कह रही हैं, जवाब तो दीजिए। और ये क्या, आपने अभी तक अपनी स्पेगेटी नहीं खाई? अरे मुझे नहीं पसंद है तुम लोगों का ये कॉन्टिनेंटल फूड। न मिर्च होती है न मसाले। ये बेस्वाद खाना खाकर मैं थक गया हूँ। ऊपर से हमारे होटल में भी एक भी इंडियन डिश नहीं है। तुम लोगों को ये बेस्वाद खाना आखिर पसंद कैसे आता है? अरे पापा, ये कोई बेस्वाद खाना नहीं है बल्कि हेल्दी खाना है। ज्यादा मिर्च मसाले और तेल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और नहीं तो क्या, और आपको तो इस उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। चुपचाप से ये खाइए। अपने घर वालों की बात सुनकर और पूरे डाइनिंग टेबल पर बेस्वाद बिना मिर्च मसाले का कॉन्टिनेंटल खाना देख जितेंद्र गुस्से में उठता है और अपनी ड्राइवर को बुलाकर सीधा गाड़ी में बैठकर अपने होटल के लिए निकल जाता है। जितेंद्र होटल पहुंचने ही वाला था कि तभी बीच रास्ते में एक लंबा जाम लग जाता है। अरे ड्राइवर, ये जाम कैसे लग गया है? इस रूट पर तो कभी इतना जाम नहीं लगता था। अरे मालिक, वो आगे रोड बन रही है, शायद इसलिए जाम लग गया है। थोड़ी देर में खुल जाएगा। जितेंद्र अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ ट्रैफिक के खुलने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है ये आसपास कुछ इंडियन खाना मिल रहा है। ये खुशबू तो मेरा मन मोह रही है। जितेंद्र जल्दी से गाड़ी से निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे सामने ही एक आलू पूरी का ठेला दिखता है, जहाँ एक पारुल नाम की लड़की लोगों को गर्मा गर्म आलू पूरी और अचार दे रही थी। जितेंद्र जल्दी से उस ठेले के पास जाता है। अरे वाह, गर्मा गर्म आलू पूरी और खट्टा मीठा आम का अचार। इसे तो देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। बेटा, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। ठीक है साहब।
पारुल जितेंद्र को गर्मा गर्म आलू पूरी और अचार देती है, जिसका पहला निवाला खाते ही जितेंद्र अब उस आलू पूरी और अचार के स्वाद में इतना मदहोश हो जाता है कि वो 5 से 6 प्लेट आलू पूरी खा लेता है। लगता है आपको आलू पूरी कुछ ज्यादा ही पसंद है। अरे बेटा, पसंद नहीं बल्कि ये तो मेरी जान है। सालों पहले मैं हर रविवार आलू पूरी खाता था। जितेंद्र पारुल की बनाई हुई आलू पूरी की तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी ठेले पर पारुल की माँ अनीता आती है। अरे पारुल बेटा, तू शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही है? तेरे बाबा और मैं कितने परेशान हैं। क्या बुराई है उस लड़के में? हमारी तरह उसका भी तो खाने पीने का ठेला है। आपको नहीं पता क्या? वो लड़का दारू पीता है और मैं किसी शराबी से शादी नहीं कर सकती। बेटा, दारू तो आजकल हर कोई पीता है। अब तेरे बाबा भी तो पीते हैं, लेकिन मैं भी तो उनके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, तो तुझे क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना कि मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। अनीता पारुल की बात सुन जितेंद्र वहां से चला जाता है और वो कई दिनों तक जितेंद्र बार बार पारुल के बारे में ही सोच रहा था। और आज अचानक जितेंद्र शगुन लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर अनीता और पारुल के घर पहुंच जाता है। अरे आप तो वही है ना जो उस दिन मेरे ठेले पर आलू पूरी खाने के लिए आए थे? हाँ, और आज मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया हूँ, अपने बेटे गणेश के लिए। देखिए बहन जी, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं तो बस अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहता हूँ। हमें दान दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। शादी के बाद आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। न जाने पिछले दिनों में ऐसे कौन से पुण्य के काम किए थे जो इस जन्म में मुझे इसका फल मिला। भाई साहब, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। मेरी बेटी का इतने बड़े घर में रिश्ता हो, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? जितेंद्र जैसे तैसे कर पारुल के लिए अपने घर वालों को मना लेता है और कुछ ही हफ्तों में पारुल और गणेश की शादी हो जाती है। और आज गरीब बहू पारुल की उसके अमीर ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो आप लोग क्या क्या खाना चाहते हैं? मेरे लिए तो आप एस्परगस, ब्रुकेटा, पेस्टो, पास्ता और बारबेक्यू टी बना देना। मैं तो क्यूकम्बर जलपेनो सैलेड और कैरामाइल्स कैप्सिकम सैलेड खाऊंगी। भाभी, मेरे लिए तो आप कीटो बर्गर और स्पिनिच सॉस बना देना। सभी पारुल को अपना मनपसंद कॉन्टिनेंटल खाना बताकर चले जाते हैं, जिसे सुन पारुल, क्या 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 कहा? इन लोगों ने तो मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। कितनी अजीब अजीब नाम लिए। इनके तो नाम ही इतने अजीब हैं, न जाने दिखने में कितने अजीब होंगे। मैं तो अपना देसी खाना ही बनाऊंगी। पारुल रसोई में जाती है और सबके लिए गर्मा गर्म आलू गोभी के पराठे, रायता, पुलाव, सरसों का साग, वेज बिरयानी, मटर मशरूम, छोले भटूरे और मीठे में हलवा और गुलाब जामुन बनाती है। पारुल जैसे ही खाने के बर्तन लेकर हॉल में आती है। ये क्या? ये लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं ना? न जाने आजकल के लोगों को क्या हो गया है। भला अपनी संस्कृति छोड़कर बाहर के देशों की संस्कृति को अपना रही है। पारुल डाइनिंग टेबल के पास ही मैट बिछाकर जमीन पर उस पर खाने पीने के बर्तन लाकर रख देती है। थोड़ी देर में सभी लोग जैसे ही खाने के लिए आते हैं तो जमीन पर मैट बिछा देखकर और उस पर देसी खाना लगा हुआ देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। ये सब क्या है? तूने खाना जमीन पर क्यों लगाया है? ऊपर से तूने ये सब क्या बनाया है? हमने तुझे बताया था ना कि हम लोग क्या क्या खाएंगे। हाँ भाभी, ऊपर से इतना तेल और मसालेदार खाना, इसे देखकर ही तो मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है। माँ जी, यही तो हमारा खाना है। हम लोग ये सब ही तो खाते हैं और जमीन पर बैठकर खाना तो हमारी संस्कृति में है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। बहू की पहली रसोई की रस्म है और तुम लोग उसे भाषण देने में लगे हुए हो। चलो जल्दी से सब बैठ जाओ। जितेंद्र की बात सुनकर अब सभी लोग मुंह बनाकर जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पारुल एक एक कर सभी को पराठे, सब्जी, अचार परोसती है, जिसे खाते हुए, पालक पनीर में कितना ज्यादा तेल है और कितना ज्यादा मसाले भी हैं। तभी तो तूने 4 बार पालक पनीर लिया है, खाना भी है और नखरे भी दिखाने हैं। सभी घर वालों को पारुल का बना हुआ खाना पसंद तो आता है, लेकिन ज्यादा तेल और मसाले की वजह से सब लोग खाने में कोई ना कोई कमी निकाल रहे होते हैं। भाभी, आज भी आपने ये देसी खाना बना दिया। कभी तो मेरी पसंद का कॉन्टिनेंटल खाना भी बना दिया करो। उस दिन खाने में तेल मसाले ज्यादा थे, इसलिए आज मैंने तेल मसाले काफी कम डाले हैं। तुम्हें फिर भी ये खाना पसंद नहीं आ रहा? अच्छा भाभी, ये छोड़ो। मेरी एक फ्रेंड आ रही है, वो मुझसे मिलने के लिए विदेश से आ रही है, तो कल आप उसके लिए कॉन्टिनेंटल खाना बना देना। वो लोग ये सब नहीं खाते हैं, आपको पता है ना कॉन्टिनेंटल खाना बनाना। नहीं भावना, मुझे ये सब नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हमारे होटल से ही ऑर्डर करके मंगा लूंगी। भावना जैसे ही अपने होटल से कॉन्टिनेंटल खाना ऑर्डर करती है तो जितेंद्र उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। पापा, आपने मेरे ऑर्डर को कैंसिल क्यों किया?
अब मैं क्या अपने होटल से खाना भी नहीं मंगवा सकती अपनी सहेली के लिए? अरे बाहर से जब भी कोई आता है तो वो सबसे पहले हमारा देश का खाना ही ट्राई करता है और तुम उसे उसका ही खाना खिला रही हो। पारुल बहू, तुम जाओ और उसके लिए अपना देसी खाना बनाओ। अपने ससुर के कहने पर पारुल किचन में जाती है और कम मसाले तेल का उपयोग कर काफी अच्छा खाना बनाती है, जो भावना की अंग्रेजन दोस्त रूबी को काफी ज्यादा पसंद आता है। Oh my God, this food is so delicious. I love Indian food. अपनी अंग्रेजन दोस्त को खाना इंडियन पसंद आता देख जहां भावना हैरान थी, तो वहीं उसे इस बात की खुशी भी थी कि ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर दिन सबके मना करने के बावजूद भी अपने ससुर के सपोर्ट से पारुल सबके लिए कुछ न कुछ टेस्टी और देसी खाना ही बनाया करती थी, जिसके चलते अब सबकी जुबान पर उस खाने का स्वाद बैठ गया था। आज तो ये ब्रोकली जलपेनो सैलेड में भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। आपका मशरूम सूप कैसा है? ये भी काफी फीका फीका लग रहा है। ब्लैक पेपर भी डाल दिया है लेकिन कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। अब तो मुझे बहू के पराठों की याद आ रही है। धीरे धीरे कर अब सभी घर वाले पारुल के बने हुए खाने के दीवाने होने लगते हैं और हर रोज वो सब पारुल के हाथ का खाना खाते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जितेंद्र को होती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अचानक उनके होटल के बिजनेस में लॉस होने लगता है। हमारे होटल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। स्टाफ से लेकर मैनेजर सब काफी अच्छे हैं, लेकिन होटल इतना लॉस में कैसे जा सकता है कि पूरे दिन भर में सिर्फ 5 से 6 कस्टमर आते हैं। मेरे ख्याल से ये सब आपके खाने की वजह से हुआ है। आप खुद देखिए, जब बाहर विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं तो सबसे पहले हमारा ही देसी खाना खाते हैं। इंडिया में भी सभी को अपना ही खाना सबसे ज्यादा पसंद आता है, लेकिन आपके होटल में सिर्फ बाहर का विदेशी खाना मिलता है। हम सब सिर्फ एक हद तक ही बाहर का खाना खा सकते हैं, उसके बाद तो सबको अपने घर की दाल रोटी ही पसंद आती है। लेकिन बहू, अगर हम तेरी बात मानकर अपने होटल में इंडियन खाना रख भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि कस्टमर की सेल बढ़ेगी? कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम लोगों को भी पहले कहाँ ये सब पसंद था, लेकिन अब देखो तुम सब खुद इंडियन खाने के दीवाने हो। पारुल की बात मानकर सभी लोग अपने होटल में अब इंडियन खाना भी रखवाते हैं, जिससे सिर्फ कुछ ही महीनों में उनके होटल की सेल पहले से भी ज्यादा होने लगती है। मेरे घर को ठीक करने के साथ साथ तुमने मेरे होटल का प्रॉफिट भी दुगना कर दिया। पहले मैं तुम्हारे बनाए हुए इंडियन खाने के बारे में कितना उल्टा सीधा सोचती थी, उसमें हमेशा कमी निकालती थी, लेकिन अब सच कहूं तो मुझे अब इंडियन खाने के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आता है। अपने ससुराल वालों से इतनी तारीफ पाकर पारुल काफी ज्यादा खुश थी और अब पारुल घर में खाना बनाने के साथ साथ अपने होटल में भी अपने हाथों का इंडियन खाना बनाती है, जो कस्टमर्स को काफी पसंद आता है।